आप सब लोगों का स्वागत है हिमाचल प्रदेश के ऊपर आधारित एक स्पेशल सीरीज हिमाचल एक कहानी में। इस सीरीज में हम लोग हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे हमारे वीडियोस की शुरुआत की गई थी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से। पहले एपिसोड में हम लोगों ने बिलासपुर की ज्योग्राफी और दूसरे एपिसोड में बिलासपुर के इतिहास की शुरुआत की थी। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अंतिम वीडियो है, जहां पे हम लोग बिलासपुर के इतिहास के साथ साथ बिलासपुर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना भाखड़ा नंगल डैम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बिलासपुर की स्थापना राजा बीरचंद के द्वारा की गई। उसके बाद हमने बिलासपुर के महत्वपूर्ण राजा, जिनमें काहनचंद, संगारचंद, रतनचंद, ज्ञानचंद, कल्याणचंद, दीपचंद, भीमचंद और देवीचंद प्रमुख हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। आज की जो हमारी कहानी की शुरुआत है वो देवीचंद के बेटे महानचंद से होगी। लेकिन इससे पहले हम लोग महानचंद के कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करें, मैं आप सब लोगों के साथ भाखड़ा नंगल डैम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहता हूं। भाखड़ा नंगल डैम, जिसको स्थापित करने के लिए बिलासपुर की 14% पॉपुलेशन को अपने घर छोड़ने पड़े। भाखड़ा डैम जिसने बिलासपुर का 1/10 एरिया को ऑक्युपाई किया। भाखड़ा डैम वो जिसने इस स्पेसिफिक एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ इरिगेशन के इश्यूज थे उनको भी काफी हद तक सॉल्व किया। तो अगर हम लोग भाखड़ा नंगल डैम बनने की कहानी की शुरुआत करें तो आप सब लोगों को सर लुइस डेन्स के बारे में पता होना चाहिए। सर लुइस डेन्स उस समय पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे। लुइस डेन्स के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए एक बांध की आवश्यकता है, और वो हिमाचल प्रदेश की यात्रा पे निकलते हैं। 1908 में इनके द्वारा हिमाचल प्रदेश में 2 जगहों को फाइनलाइज किया जाता है जहां पे बांध बनाया जा सकता है, जिनमें पहली जगह थी सुन्नी और दूसरी जगह थी भाखड़ा। लेकिन फाइनली 1915 में जब भाखड़ा और सुन्नी दोनों को स्टडी किया जाता है तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो भाखड़ा का रॉक सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी सॉलिड है, और उसके साथ साथ भाखड़ा में काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी का बांध बनाया जा सकता है। यही कारण है 1915 में भाखड़ा को डैम बनाने के लिए फाइनल साइट के रूप में चुना जाता है। लेकिन उस समय सरकार के पास पैसों का अभाव था, क्योंकि पहला विश्व युद्ध चल रहा था, जिसके कारण भाखड़ा के ऊपर डैम बनाने की जो शुरुआत है वो कभी भी नहीं हो पाई। लेकिन फाइनली 1938-39 जब पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में जो आज आप लोगों को हरियाणा में देखने को मिलते हैं, जिनमें मुख्यतः हैं हिसार और रोहतक, वहां पे बहुत लार्ज स्केल के ऊपर सूखा पड़ा जिसमें काफी लोगों की मृत्यु होगी। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना फिर से जो भाखड़ा एरिया है वहां पे बांध के निर्माण की शुरुआत की जाए। फाइनली 1944 में यूएसए से जेएल सेवेज को बुलाया गया। जेएल सेवेज की अगर मैं बात करूंगा तो स्पेसिफिक टाइम पे डैम बनाने में इनकी बहुत ज़्यादा खासियत थी। आप लोगों ने यूएसए में हूवर डैम के बारे में ज़रूर सुना होगा। हूवर डैम के जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम भी जेएल सेवेज ही था। तो जब जेएल सेवेज यहाँ पे पहुँचते हैं तो वो पूरे का पूरा एरिया जो वो डिमार्केट करते हैं जहाँ पे बांध का निर्माण किया जा सकता है। जब उनके द्वारा एरिया आइडेंटिफाई किया जाता है तो वहां पे एक चीज ऑब्जर्व की जाती है कि बिलासपुर के 11,777 लोगों को अपना एरिया, अपने घर छोड़ने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ बिलासपुर का जो 1/10 हिस्सा है या 1/10 एरिया है वो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाएगा। फाइनली बिलासपुर इसके लिए तैयार होता है, और ऐसा माना जाता है कि 1954 तक आते आते भाखड़ा डैम का जो निर्माण है वो पूरा हो जाएगा। पर फाइनली भाखड़ा डैम कंप्लीट होता है 1963 में। तो ये कहानी थी बिलासपुर में भाखड़ा डैम बनने की। तो भाखड़ा और नंगल डैम बनने की कहानी के बाद हम लोग वापस चलते हैं बिलासपुर के राजाओं की कहानी पे, जहां पे हमने अंतिम समय देवीचंद के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से देवीचंद के द्वारा नालागढ़ में एक नया राजा स्थापित किया जाता है, और उसके साथ साथ कांगड़ा के राजा घमंड चंद की मदद की जाती है अगेंस्ट दी राजा ऑफ जसवान। तो इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो कांगड़ा, बिलासपुर और नालागढ़ है, इनके बीच में रिश्ते या रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब नहीं थे। अब बात करेंगे जब देवीचंद की मृत्यु होगी और उनके बेटे जो अगले राजा बनेंगे, जिनका नाम था महानचंद, उनके बारे में। तो जब देवीचंद की मृत्यु हुई तो उस समय महानचंद की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। महानचंद के बिहाफ पे उनकी माताजी, जिनका नाम नगर देवी था, वही बिलासपुर का राजपाट चलाया करती थी। सबसे पहले उन्होंने बिलासपुर के लिए एक नए वजीर को अपॉइंट किया जो उस समय की दरोल फैमिली को बिलोंग करते थे, और उनका नाम था रामू। रामू की मृत्यु होगी। रामू के बाद बिलासपुर
में अगले वजीर बने जिनका नाम था बैरागी राम। अगर मैं बैरागी राम की बात करूंगा तो बैरागी राम पहले मंडी के राजा के वजीर हुआ करते थे, लेकिन मंडी के राजा ने उनको बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद बिलासपुर के वो वजीर बने। पर बैरागी राम की जो रेपुटेशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और ना ही उनके काम करने का तरीका वहाँ के लोगों को और ऑफिशियल्स को पसंद आया, जिसके बाद नगर देवी ने बैरागी राम को भी उसकी जो पोस्ट है उससे बाहर कर दिया। उसके बाद महान चंद के चाचा जी जिनका नाम जोरावर चंद था वो कुछ समय के लिए बिलासपुर के वजीर रहे। जैसे ही महान चंद युवावस्था में आया उसके बाद महान चंद ने जो बिलासपुर रियासत है उसके राजपाट को चलाना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले हम लोग महान चंद के बारे में और गहराई में डिस्कस करें, सबसे पहले मैं इनकी माता जी जिसका जिक्र मैंने अभी किया था जिनका नाम था नगर देवी, उनके बारे में 2-3 चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा। नगर देवी वो हैं जिन्होंने एक बार क्योंथल के राजा को बिलासपुर की जेल में बंदी बना दिया था। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन के रूप में बिलासपुर के इतिहास में हम इनको देखते हैं। नगर देवी वो हैं जो कहीं ना कहीं बिलासपुर और कांगड़ा रियासत के बीच में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनके बीच के जो रिलेशन थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उसका बहुत बड़ा कारण बना। इस कारण का जो रीज़न है वो मैं आपको समझाता हूँ। आप सब लोगों ने सैफ अली खान का नाम ज़रूर सुना होगा। यहाँ पे जब मैं सैफ अली खान की बात कर रहा हूँ, ये आज के सैफ अली खान के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। ये सैफ अली खान हुआ करते थे जो उस समय का जो कांगड़ा किला था उसके किलेदार थे, क्योंकि जब संसार चंद या महान चंद हिमाचल में राजा रहेंगे उस समय जो कांगड़े का किला था वो मुगलों के अधीन ही था और मुगलों के बिहाफ पे सैफ अली खान उस किले को होल्ड करके बैठे हुए थे। संसार चंद हमेशा उस किले को वापस लेना चाहता था, तो जब संसार चंद ने उस किले के ऊपर अटैक किया तो सैफ अली खान ने जो बिलासपुर रियासत है उससे मदद मांगी और वहाँ पे नगर देवी ने सैफ अली खान की मदद की और इस चीज़ को संसार चंद कभी भी नहीं भूला। और यही कारण है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि बिलासपुर और कांगड़ा के जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा खराब होंगे। तो अगर हम लोग महान चंद के कार्यकाल को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को महान चंद के जो रिश्ते हैं वो कांगड़ा, नालागढ़, गोरखा, सिख और ब्रिटिश के साथ समझने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ महान चंद और कांगड़ा के रिश्तों के बीच में। अगर मैं बात करूं महान चंद और कांगड़ा के राजा उस समय जो संसार चंद हुआ करते थे तो उनके रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और उसका कारण था जब नगर देवी के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि बिलासपुर की जो सेना है वो मदद करेगी मुगल किलेदार सैफ अली खान की। उसके बाद संसार चंद इस चीज़ का बदला लेना चाहता था और संसार चंद ने 1795 में बिलासपुर में जो सतलुज के राइट साइड वाला एरिया था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। और जब उसने उस एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया तो वहाँ पे एक धार थी जिसका नाम था जंजियार। उस धार के ऊपर संसार चंद के द्वारा एक किला बनाया जाएगा और उस किले का नाम रखा जाएगा छातीपुर। उसका नाम छातीपुर इसलिए रखा गया क्योंकि संसार चंद एक मैसेज देना चाहता था महान चंद को कि जो किला है ये हमने बिलासपुर की छाती के ऊपर पांव रख के बनाया हुआ है। तो इस तरह से संसार चंद और महान चंद के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं थे। अब हम दूसरी बात करेंगे महान चंद और नालागढ़ के रिलेशंस के बीच में। तो जैसा कि हमने देखा था कि जब देवीचंद राजा थे तो नालागढ़ इनडायरेक्टली बिलासपुर के अधीन आया करता था, लेकिन जैसे ही महान चंद राजा बना उस समय जो नालागढ़ के शासक थे जिनका नाम राम शरण था वो संसार चंद की साइड हो गए। संसार चंद और राम शरण के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। यही कारण था कि राम शरण जब देखता है कि जो महान चंद है वो कमज़ोर हो चुका है तो राम शरण जो है वो भी बिलासपुर के ऊपर अटैक करता है और बिलासपुर के काफ़ी किलों को जिनमें प्रमुख थे फतेहपुर, रतनपुर और बहादुरपुर उनके ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है। इस तरह से महान चंद के टाइम पे बिलासपुर का बहुत सारा एरिया जो है या तो कांगड़ा के पास चला जाता है या नालागढ़ के पास चला जाता है। अब समय था महान चंद को किसी की मदद का। अब महान चंद आसपास के राजाओं से मदद नहीं मांग सकता था क्योंकि सब राजा जो थे वो या तो संसार चंद के साथ थे या संसार चंद के द्वारा उन राजाओं को हराया जा चुका था। उस समय महान चंद देखता है कि जो सिरमौर वाला रियासत है वहाँ पे गोरखाओं ने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया हुआ है और महान चंद इस उम्मीद में कि गोरखा जो है वो उसकी मदद करेंगे वो गोरखाओं से हेल्प की गुहार करता है। गोरखा महान चंद की मदद के लिए पहुंचते हैं और जब गोरखा महान चंद की मदद करते हैं तो वहां पे सबसे पहले वो रामशरण के साथ साथ जो संसार चंद है उसको बैटल एट महल मोरिया एक जगह है जो आज आप लोगों को हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलती है, वहां पे हराते हैं। और उसके बाद संसार चंद सिखों की मदद लेता है। सिखों की मदद से कांगड़ा के द्वारा जो गोरखाज हैं उनको भी हरा के
वापस भेज दिया जाता है। तो इस तरह से जो महान चंद का पूरा प्लानिंग था कि वो गोरखाओं की मदद से अपने एरियाज को वापस जीतेगा, वो फेल हो जाता है। ये वही समय है जब गोरखाओं और ब्रिटिश के जो रिलेशन थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, और ब्रिटिश और गोरखाओं के बीच में जब बैटल या लड़ाई होगी तो वहाँ पे महान चंद, क्योंकि वो गोरखाओं का एलाई था, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेगा, और जब गोरखाओं को अंग्रेज़ों के द्वारा हरा दिया जाएगा तो महान चंद फिर से एक बार बैकफुट पे आ जाएगा। अब उसको डर सताएगा कि कहीं अब ऐसा ना हो कि जो अंग्रेज़ हैं वो उसकी रियासत के ऊपर अपना कंट्रोल कर ले। वहाँ पे महान चंद के द्वारा अंग्रेज़ों के सामने गुहार की जाती है कि उसको माफ़ कर दिया जाए। अंग्रेज़ उसको माफ़ करते हैं, लेकिन बहुत सारा एरिया जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन चला जाता है। तो यही कारण है कि जो महान चंद का शासन है उसको हम लोग अलग अलग फेजेस में डिवाइड करते हैं, जहाँ पे आप ऐसा मानिए कि बिलासपुर ने अपना 80% एरिया जो है वो खो दिया। और महान चंद को कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ये प्रेज करते हैं कि महान चंद ने जब अंग्रेज़ों के साथ एलाई किया वो उस समय की डिमांड थी, और यही कारण था बिलासपुर अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रियासत के रूप में हमेशा बरकरार करके रखा, जब तक वो फाइनली इंडिया के अंदर मर्ज नहीं हो पाए। तो अब हम लोग बात करते हैं महान चंद के बेटे खड़क चंद के बारे में। जब खड़क चंद पैदा हुए तो उस समय ये भविष्यवाणी की गई कि खड़क चंद अपने पिता के लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, और महान चंद को कहा गया कि आप खड़क चंद को पहले 12 सालों तक नहीं देखोगे। महान चंद खड़क चंद को 10 सालों तक तो नहीं देखता है, लेकिन उसके बाद उसके मन में पुत्र मोह पैदा होता है और वो 10 साल के खड़क चंद को देखता है। उसके 1 साल के अंदर अंदर महान चंद की मृत्यु हो जाती है। खड़क चंद बिलासपुर के लिए बहुत शुभ राजा नहीं माना गया है, और ऐसा माना जाता है कि खड़क चंद जो है वो सबसे क्रूअल शासकों में से एक था, और इसके टाइम पीरियड को बिलासपुर का डार्केस्ट टाइम पीरियड कहा जाता है। डार्केस्ट टाइम पीरियड क्यों कहा जाता है? क्योंकि खड़क चंद ने, जो उस समय बिलासपुर के मियाँ हुआ करते थे, जागीरदार हुआ करते थे, उनकी जमीन को हड़पना शुरू कर दिया, जिसके बाद सारे के सारे जो मियाँ थे उन्होंने बिलासपुर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ये युद्ध किसी बाहरी ताकत के द्वारा नहीं छेड़ा गया था, ये छेड़ा गया था अपने ही लोगों के द्वारा, जिसको हम लोग गृह युद्ध कहते हैं, और इसका खामियाजा भुगता बिलासपुर की जनता ने। ऐसा माना जाता है कि जब खड़क चंद राज कर रहा था तो उसके द्वारा इतनी एट्रोसिटीज की गई कि बिलासपुर जो स्टेट है उसकी पॉपुलेशन 50% रिड्यूस हो गई। या तो लोग मर गए, या तो लोगों को अपना सिटी, अपना शहर, अपना गांव छोड़ के बाहर भागना पड़ा। बाद में खड़क चंद ने मियाँ के साथ संधि की, उनको उनकी जमीन ने वापस लौटाई, लेकिन उसके बावजूद भी खड़क चंद से जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के ऑफिशियल्स थे, वो खुश नहीं थे। सब लोगों ने खड़क चंद के जो चाचा जी, जिनका नाम जगत चंद हुआ करता था, उनसे गुहार लगाई और उनको रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। जगत चंद उनकी मदद करता है और खड़क चंद को रिप्लेस कर लिया जाता है। तो इस तरह से खड़क चंद का जो टाइम पीरियड है वो पहले ही समाप्त होता है, और उसके बाद अगला राजा बनता है जिसका नाम है जगत चंद। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जितने भी बिलासपुर के आगे राजा रहेंगे वो जगत चंद की लीनिएज में ही हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर अब हम लोग जगत चंद के बेटे नरपत चंद की बात करें तो उनकी मृत्यु तभी हो गई थी जब जगत चंद राजा थे। नरपत चंद के बेटे का नाम हुआ करता था हीरा चंद। जगत चंद की मृत्यु के बाद बिलासपुर के अगले राजा बने हीरा चंद। हीरा चंद का जो टाइम पीरियड है उसको गोल्डन पीरियड ऑफ बिलासपुर भी कंसीडर किया जाता है। जब हीरा चंद राजा बने उस समय 1857 का रिवोल्ट हुआ। बाकी राजाओं की तरह हीरा चंद ने भी अंग्रेज़ों की मदद की, और यही कारण था जब 1857 का रिवोल्ट खत्म हुआ तो हीरा चंद, जिसने अंग्रेज़ों की मदद की थी उस रिवोल्ट में, उसको 11 तोपों की सलामी दी गई। इसके साथ साथ हीरा चंद ने बिलासपुर में सबसे पहले कैश की फॉर्म में कर को शुरू किया। जब हीरा चंद राजा था उस समय वाइसरॉय या गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो 1871 में बिलासपुर में विजिट करते हैं, और उसके साथ साथ जब दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के द्वारा बुलाया जाता है तो उस समय भी हीरा चंद जो हैं वो बिलासपुर की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं। हीरा चंद की अगर हम लोग बात करें तो इनके द्वारा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो बिलासपुर के अंदर काफ़ी काम किया गया, लेकिन ज़्यादा इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है वो माना जाता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए। इसके साथ साथ जब हीरा चंद राजा थे उस समय उनसे खुश होकर अंग्रेज़ों ने एक बहुत ही बछरेट्टू वाला जो एरिया हुआ करता था, जो काफ़ी उपजाऊ था, जहाँ पे हमें किला भी देखने को मिलता है, वो पूरे का पूरा जो एरिया है वो हीरा चंद को दे दिया गया। जिसके बाद उपजाऊ जो ज़मीन थी वो भी बिलासपुर रियासत के हिस्से में आई। तो कहीं ना कहीं जो गोल्डन पीरियड है, इसलिए हम लोग हीरा चंद के टाइम पीरियड को कंसीडर करते हैं।
तो अगले राजा बने जिनका नाम था अमरचंद। अमरचंद का जो कार्यकाल था वो 5 साल के आसपास ही था, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन बिलासपुर के इतिहास में काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सबसे पहला हॉस्पिटल है वो अमरचंद के द्वारा ही ओपन किया गया। इसके साथ साथ अमरचंद ने हिमाचल प्रदेश, स्पेसिफिकली बिलासपुर रियासत के अंदर हॉस्पिटल के साथ साथ स्कूल्स भी ओपन किए। सबसे पहले हिमाचल में हिंदी पाठशाला, जहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट में पढ़ाया जाता है, उसकी बिलासपुर में शुरुआत करने वाले राजा का नाम भी अमरचंद था। तो अमरचंद का 5 साल का टेन्योर काफ़ी ग्लोरियस एंड गोल्डन पीरियड के रूप में बिलासपुर के इतिहास में कंसीडर किया जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं बिलासपुर के अगले राजा जिनका नाम था विजयचंद। विजयचंद की अगर मैं बात करूं तो बिलासपुर में सबसे पहले इरिगेशन चैनल बनाने वाले यही थे, यानी कि सिंचाई का जो प्रोजेक्ट था वो इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। इसके साथ साथ जो विजयचंद है, इनके द्वारा बिलासपुर के रंग महल का भी निर्माण किया गया। बिलासपुर ने अपनी समर कैपिटल डिक्लेयर की। बहादुरपुर फोर्ट जो हमें देखने को मिलता है, बहादुरपुर का जो किला है, वहाँ पे अपना समर हाउस बनाने वाले जो राजा थे उनका नाम भी विजयचंद ही था। विजयचंद की अगर मैं बात करूं तो जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो उस समय विजयचंद के द्वारा जो अंग्रेजी हुकूमत की सपोर्ट की गई, जिसके बाद अंग्रेज़ों के द्वारा विजयचंद को KCIE मेडल से नवाजा गया। ये मेडल उस समय में दिया जाता था उन लोगों को जो अंग्रेज़ों की किसी न किसी तरह से जो है वो वॉर या बैटल में मदद किया करते थे। अब हम लोग बात करते हैं बिलासपुर के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शासक आनंद चंद के बारे में। इससे पहले मैं आनंद चंद के कंट्रीब्यूशन आप सब लोगों के साथ शेयर करूं, एक छोटी सी कहानी मैं आनंद चंद से रिलेटेड आप लोगों को सुनाता हूं। जब आनंद चंद की शादी हो रही थी, आनंद चंद की शादी वैसे हुई जुब्बल की राजकुमारी उमावती के साथ। तो जब बिलासपुर से बारात जा रही थी शिमला यानी कि जुब्बल, तो उस समय रास्ते में महात्मा गांधी जो गांधी इरविन पैक्ट के लिए जो है वो शिमला आ रहे थे, तो रास्ते में उस बारात के साथ जो है वो महात्मा गांधी की मुलाकात होती है और महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो वर और वधू को जो है वो आशीर्वाद दिया जाता है। ये कहानी जो है वो जब आनंद चंद अपनी किताब लिखते हैं बिलासपुर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसमें उसका जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ आनंद चंद का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो आनंद चंद का कंट्रीब्यूशन सबसे पहले हमें देखने को मिलता है उस समय जो बेगार प्रथा हुआ करती थी, काइंड ऑफ फोर्स्ड लेबर, यानी कि जब किसी एक इंसान को उसके काम के बदले कोई पैसा नहीं दिया जाता था, उसको आनंद चंद के द्वारा प्रोहिबिट कर दिया गया, उसको बैन कर दिया गया। आनंद चंद वो जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को फ्री किया, आनंद चंद वो जिनके द्वारा लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी स्थापना की गई। आनंद चंद इतने स्ट्रॉन्ग, इतने पावरफुल थे कि जो बिलासपुर के अंदर प्रजामंडल हुआ करता था वो अपनी एक्टिविटीज़ को बिलासपुर के बाहर ही चलाया करता था। तो आनंद चंद का काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें बिलासपुर के अंदर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इन्होंने जो सती प्रथा है उसको भी बैन कर दिया था, डाउरी दहेज प्रथा को भी बैन करने का फरमान जो है वो आनंद चंद के द्वारा लिया गया था। तो ये कुछ आनंद चंद का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। जब हम लोग आज़ाद हुए तो उस समय बिलासपुर ने हिमाचल प्रदेश के अंदर इंटीग्रेट होने से मना कर दिया। यही कारण था 1948 में जो बिलासपुर है वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में एस्टेब्लिश हुई। उसके बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ तो बिलासपुर को पार्ट C का स्टेटस दिया गया 1951 में, और फाइनली 1 जुलाई 1954 में जो बिलासपुर है उसकी मर्जिंग हमें देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और इस तरह से जो बिलासपुर है वो हिमाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट और हिमाचल प्रदेश जो आज हमें देखने को मिलता है उसमें इंटीग्रेट हुआ। अगर इसके बाद भी आनंद चंद की मैं बात करूं तो आनंद चंद जो है उसके बाद इंडिपेंडेंट मेंबर के रूप में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पहुंचे। तो ये कहानी है बिलासपुर से संबंधित। तो होपफुली आप सब लोगों को जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, इसकी जो कहानी है, इसका जो इतिहास है, इसके बारे में ज़रूर जानकारी प्राप्त हुई होगी, और हम लोग ऐसे कोशिश करते रहेंगे कि और बेटर तरीके से जो आप लोगों को चीज़ों को समझाया जाए, करवाया जाए। क्योंकि हिमाचल के जो इतिहास में हम लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो यही है कि ना पढ़ाने वाला, ना समझाने वाला, ना बुक्स बहुत ज़्यादा हिमाचल से रिलेटेड मौजूद हैं। यही रीज़न है कि सिविल स्टाफ हिमाचल जो आप सब लोगों के लिए इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं वो लेके आ रहा है। मैं कमेंट्स देख रहा हूं जहां पे लोग कह रहे हैं कि जी रोज़ वीडियो डालिए। देखिए, रोज़ वीडियो डालना जो है वो इम्पॉसिबल है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हफ्ते में एक की जगह 2 वीडियो ज़रूर डालें, लेकिन 2 वीडियोज़ डालना जो है हम लोगों के लिए 3 वीडियोज़ डालना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लार्ज स्केल के ऊपर जो है वो आप लोग देख ही रहे हो, काफ़ी रिसर्च जो है वो स्पेसिफिकली जो हमारी वीडियो टीम, एडिटिंग टीम है उसके द्वारा की जा रही है। होपफुली आप इस सारे के सारे इनिशिएटिव को जो है वो ज़रूर चेरिश कर रहे होंगे, और साथ में वो लोग जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं उनको भी तो हिमाचल के बारे में पता होना चाहिए, अपने डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, अपना जो इतिहास है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो यही रीज़न है कि सिविल स्टाफ हिमाचल ने ये सीरीज़ आप सब लोगों के लिए शुरू की है। तो इसी के साथ आज के सेशन को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगले सैटरडे शाम को 8 बजे हम लोग मिलेंगे कांगड़ा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।